वो एक रात, रहस्य और रोमांच। मैं अकेला ही घर आया था। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में देखा, रात के 1:30 बजे का समय था। मैंने अपनी चमकती हुई लाल रंग की ऑल्टो कार गैराज के अंदर खड़ी की और कार से बाहर आकर गैराज का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। गैराज के शटर को लॉक करते समय मैंने इधर उधर देखा। पूरी तरह से सन्नाटा था। घर की कुछ रोशनियों के अलावा चारों तरफ अंधेरा था। मैं हल्की हल्की सीटी बजाता हुआ घर के मुख्य दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने 2 बार घंटी बजाई और फिर दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगा। जब मेरी पत्नी 2 बार घंटी बजने के बाद भी नहीं आई तो मैंने फिर से घंटी बजा दी। मैं सीटी बजाते हुए इधर उधर देख रहा था। ऊपर की पहली मंजिल की बत्तियां पूरी जली हुई थी और पास के पड़ोसी के बंगले की बत्तियां भी जल रही थी। मैंने 2-3 बार और घंटी बजाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं कुछ चिंतित हो रहा था लेकिन एक बार फिर से घंटी बजा दी और इस बार बटन को कुछ देर तक दबाए ही रखा। करीब 10 मिनट तक जब वो नहीं आई तो मेरा धैर्य जवाब देने लगा। मैंने जोर से पुकारा, वनाजा, वनाजा, दरवाजा खोलो, वनाजा। इस बार दरवाजा अपने आप ही खुल गया क्योंकि वो अंदर से बंद नहीं था। मैं कुछ हैरान हुआ और अंदर दाखिल हो गया। मैं सोचने लगा कि इस तरह दरवाजा खुला छोड़ने का क्या अर्थ था। मैंने घर में कदम रखा और मौन ने मेरा अभिवादन किया। वनाजा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। मेरी हैरानी और भी बढ़ गई। मैंने इधर उधर देखा और फिर कार की चाबियों को जेब से निकाल लिया। मैंने कार की चाबियों को बांस की टोकरी में ड्राइंग रूम में एक टेबल पर छोड़ दिया। मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा। मैंने अपने जूते और मोजे उतारे और अपनी पत्नी का नाम लेते हुए अपने शयन कक्ष की ओर चला गया। वनाजा, प्रिय, मैं घर पर हूं। बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। एक नाइट लैंप से नीली रोशनी की धुंधली रोशनी बेडरूम से बाहर निकल रही थी। वनाजा, वनाजा। मैं बेडरूम में पहुंचा और धीरे से धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। जब पुलिस पहुंची तो मैं अपने किंग साइज डबल बेड के बगल में फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठा था। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, सर क्या आपने हमें फोन किया था? सर क्या आप ठीक है? हो हाँ। क्या आप ठीक है सर? मैंने हाँ में सर हिलाया। क्या आपने ही हमें बुलाया था? नहीं इंस्पेक्टर, शायद एक पड़ोसी। क्या ये आपकी पत्नी है सर? मैंने इंस्पेक्टर की तर्जनी का पीछा किया और अचानक अपनी निगाहें फेर ली। मैंने जोर से पुष्टि में सर हिलाया। इंस्पेक्टर ने फॉरेंसिक टीम को कुछ निर्देश दिए और फिर अपना ध्यान मेरी ओर लगाया। सर कृपया मेरे साथ आइए, फॉरेंसिक टीम को काम करना है। चलो ड्राइंग रूम में बैठते हैं। उसने धीरे से मुझे अपने पैरों पर खींच लिया और मुझे ड्राइंग रूम में एक सोफे पर ले गया। एक सिपाही एक गिलास पानी लाया और मैंने उसे 2 घूंट में खाली कर दिया। मैंने अपने होठों को अपनी शर्ट के कफ से पोंछा और सोफे पर गिर पड़ा। इंस्पेक्टर बगल के सोफे पर बैठ गया और एक छोटी सी पॉकेट नोटबुक और पेन निकाले। सर मुझे आपके नुकसान के लिए बहुत खेद है। वो ठहर गया। क्या मैं कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? सहमति में सिर हिला दिया।
मैं इंस्पेक्टर जेम्स हूं, तुम्हारा नाम क्या है? रंजीत, रंजीत कुमार। इंस्पेक्टर ने उसकी नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया। क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था? अपना समय ले लो मिस्टर रंजीत। मैंने एक बार फिर से रिलाया। रात के करीब 1:30 बजे मैं घर आया था। इंस्पेक्टर जेम्स ने बीच में कहा, कहां से? ओ, मैं एक फिल्म देखने गया था, देर रात का शो। कौन सी फिल्म? कौन सा थिएटर? अमीन जकारिया में पीवीआर सिनेमा में द कंज्यूरिंग। तुम अकेले गए थे? हाँ। मेरा मतलब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं गई थी? नहीं इंस्पेक्टर, उसे डरावनी फिल्में पसंद नहीं है। वो केवल पारिवारिक ड्रामा, रोमांटिक कहानियां और कॉमेडी पसंद करती है। हिंदी, तेलुगु और तमिल। जारी रखें। ये एक हॉरर फिल्म थी, इसलिए मैं अकेला चला गया था। दोस्त भी नहीं? नहीं, मैं अकेला था। क्या आपके पास टिकट का आधा टुकड़ा है? मैंने उसे गौर से देखा। मिस्टर रंजीत, ये मेरा काम है। हाँ, मैं समझता हूं। मैंने अपनी जीन्स की जेबों की तलाशी ली, कागज का एक टुकड़ा निकाला और उसे सौंप दिया। आप फिल्म देखने कैसे गए थे? अपनी कार से? मैंने फिर गौर से उसकी तरफ देखा। हाँ, ये रहा कार पार्क का टिकट इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जेम्स ने कुछ मिनटों तक उनका बारीकी से अध्ययन किया और फिर उन्हें फॉरेंसिक टीम के एक तकनीशियन को सौंप दिया, जिन्होंने उन्हें सबूत के तौर पर एक लिफाफे में सील कर दिया। हाँ मिस्टर रंजीत, जारी रखें। मैंने अपना गला साफ किया और जारी रखा। मिस्टर रंजीत, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। उन्होंने कहा, कुछ और पानी चाहिए? मैंने मना कर दिया और जारी रखा। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला और बेडरूम में गड़बड़ी पाई। आपका क्या मतलब है? बेडरूम में चीजें आसपास बिखरी हुई थी। स्टील की अलमारी और अंदर का लॉकर खुला था। वनाजा के सारे कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की दराज खुली हुई थी और सब कुछ फर्श पर था। क्या आपका कोई कीमती सामान खोया है? आभूषण और ऐसी चीजें? मैं जांच नहीं कर सका। मैं समझता हूं। क्या अब आप जांच कर सकते हो? अगले कुछ मिनटों में मैंने चारों ओर देखा और देखा कि फर्श पर गहने के खाली डिब्बे बिखरे हुए थे। फिर मैंने अलमारी की जांच की। उन खाली डिब्बों को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अलमारी से भी कीमती चीजें गायब थी। मैंने मुड़कर कहा, जी हाँ, अलमारी के अंदर का लॉकर भी खाली था। गहने अलमारी में नहीं थे, सब गायब थे। और कोई चीज? नगद पैसे भी गायब थे। हम इस अलमारी में कम से कम 50,000 रुपये हर समय रखते थे, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो इधर उधर न जाना पड़े। वो 50,000 रुपये भी गायब थे। और कुछ? जब तक मैं जांच नहीं कर लेता तब तक नहीं कह सकता। ठीक है, कृपया जारी रखें। हमारे बिस्तर, मेरा मतलब है चादरें, कंबल और तकिए, सब अस्त व्यस्त इधर उधर बिखरे पड़े थे। उन पर खून के धब्बे थे और मेरी पत्नी वनाजा नीचे पड़ी थी। मैं अपने चेहरे को हथेलियों से छुपाकर सुबकने लगा। इंस्पेक्टर ने मेरे कंधे के चारों ओर एक सांत्वना का हाथ रख दिया। उसने सिसकी और कपकपी को महसूस किया होगा। आराम से मिस्टर रंजीत, आराम से। कुछ पलों के बाद मैंने कहा, मेरी आवाज सिर्फ एक फुसफुसाहट सी थी। सर से कमर तक उसका शरीर पलंग पर था और बाकी का शरीर फर्श की तरफ झूल रहा था। मैं एकदम सन्न रह गया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं चिल्ला चिल्ला कर उसको उसके नाम से पुकारने लगा। मैंने उसकी नब्ज देखी, धड़कन रुक चुकी थी। मैंने एक हाथ उसकी छाती पर रखा। उसके दिल की धड़कन नहीं थी, वो सांस नहीं ले रही थी। मैंने उसको कई बार जोर जोर से हिलाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं उसके पास ही बिस्तर पर गिर गया। मेरी पत्नी, इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी मर चुकी थी।
हे भगवान। इंस्पेक्टर जेम्स ने एक बार फिर मेरा कंधा थाम लिया और मुझे सांत्वना दी। कुछ मिनट बाद ये देख कर के मैं शांत हो गया था, उसने मुझे जारी रखने के लिए कहा, कहने को और कुछ नहीं है इंस्पेक्टर, वो मर चुकी है, लेकिन कैसे है? साफ है कि आपकी पत्नी की हत्या की गई है। लाश की गर्दन के पीछे किसी कुंद वस्तु से प्रहार के निशान है। हे मेरे भगवान, लेकिन क्यों इंस्पेक्टर? उसने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। किसने उसके साथ ऐसा किया होगा? पहली नजर में तो ये एक डकैती और हत्या का मामला लगता है। हम आगे जांच पड़ताल करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे मिस्टर रंजीत। इंस्पेक्टर ने कुछ पल रुककर मुझसे फिर पूछा, क्या आपने ही हमें फोन किया था? नहीं, मेरे चिल्लाने और चीखने की आवाजें सुनकर कुछ पड़ोसी आ गए थे। शायद उनमें से ही किसी ने आपको फोन किया होगा। ठीक है मिस्टर रंजीत, हम अपनी जांच जारी रखेंगे। इंस्पेक्टर ने एक पल रुककर कहा, एक मिनट, क्या कोई ऐसी जगह है कि जहां आप 1-2 दिन के लिए रह सकते हैं? क्यों इंस्पेक्टर? मैंने हैरान होकर पूछा। इस घर में एक हत्या हुई है, इसको अब सील किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम के लोग कुछ दिन तक घर के अंदर सुराग खोजने की कोशिश करेंगे, इसलिए अगर आप 1-2 दिन किसी और जगह, पास में एक होटल है, होटल विक्ट्री, मैं वहीं जाकर रह लूंगा। ठीक है, आप उस होटल में चले जाइए और हमें अपना कमरा नंबर बता दीजिएगा। एक और बात, आपके कपड़ों पर आपकी पत्नी का खून लगा हुआ है, इन कपड़ों को भी सबूत के तौर पर रखना होगा। आप ये कपड़े बदलकर ये कपड़े हमारी फॉरेंसिक टीम को दे दीजिए। इंस्पेक्टर ने पास खड़े एक कांस्टेबल को मेरे साथ जाने को कहा, मेरे कपड़े लाने को। ठीक है इंस्पेक्टर। मिस्टर रंजीत, अगर आपको कुछ और याद आ जाए तो मुझे फोन कर लीजिएगा, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इंस्पेक्टर ने एक कागज पर उसका मोबाइल नंबर लिखकर वो कागज मुझे थमा दिया। जरूर जरूर। 5 बजे का समय था जब मैंने होटल विक्ट्री के एक कमरे में अपना सामान रखा, जिसमें एक एयरबैग था, जिसमें कुछ जोड़े कपड़े और प्रसाधन का सामान था। मेरे साथ आया सिपाही कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। मैंने इंस्पेक्टर जेम्स को संदेश भेज दिया कि मैं होटल के कमरा नंबर 87 में था। थक कर मैं बिस्तर पर गिर पड़ा, लेकिन सो नहीं सका। दृश्य मुझे सता रहा था। मैं तड़पते आदमी की तरह कांप उठा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की। इतने बड़े शानदार घर को छोड़कर उस होटल के एक छोटे से कमरे में अकेले सोना, वो भी पत्नी की मौत के ठीक बाद, मेरे लिए असंभव ही था। मैं रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह करीब 4 बजे मेरी आंख लगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर रंजीत। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे थे। जेम्स और फॉरेंसिक टीम के कुछ सदस्य काम पर थे। वे सभी बेचैन और नींद से वंचित दिख रहे थे। क्या आप इसे पहचानते हैं? इंस्पेक्टर जेम्स एक सील बंद और लेबल वाला पारदर्शी प्लास्टिक बैग पकड़े हुआ था, जिसमें 3 फुट लंबा, करीब 2 इंच मोटा एक खून से सना हुआ शीशा पाइप था। मैं चिल्लाया, भगवान ये क्या है? क्या ये हथियार है जिससे मेरी पत्नी? इंस्पेक्टर ने मायूस होकर सिर लड़ा। हाँ, ये हत्या का हथियार है, खाट के नीचे मिला। मैं इसे नहीं पहचानता सर। क्या आपको यकीन है? ये आपके गैरेज से आ सकता था। नहीं इंस्पेक्टर, हमारे घर या गैरेज में ऐसा पाइप नहीं था। इंस्पेक्टर ने एक पल रुककर कुछ सोचकर मेरी तरफ गौर से देखकर कहा, हत्यारा इसे अपने साथ लाया होगा। इंस्पेक्टर ने अगले करीब 3 घंटों तक मुझसे ना जाने कितने सवाल किए। मुझसे पूछा कि मैं उस दिन कहाँ गया था, किस किस से मिला था, दिन का खाना मैंने कहाँ खाया था, मेरी पत्नी के साथ मेरा संबंध कैसा था, क्या कभी मेरे और मेरी पत्नी के बीच
बहस या झगड़ा होता था, इत्यादि इत्यादि। उसके प्रश्नों को सुनकर मुझे कई बार बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित कर लिया था और उसके सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही शांति से दे दिए थे। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा था और किसी भी तरह से घबराया हुआ नहीं दिख रहा था। इंस्पेक्टर मेरे सभी उत्तरों को अपनी नोटबुक में लिख रहा था। वो बीच बीच में मेरी आंखों में इस तरह देख रहा था जैसे कि मेरी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है मिस्टर रंजीत, मुझे पड़ोस में पूछताछ करनी होगी। आपको हमें माफ करना होगा। फॉरेंसिक टीम को काम करना है, तो अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप कृपया वापस अपने। मुझे संकेत मिल गया। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं होटल वापस जाता हूँ। उन्हें पूछा, क्या आप छुट्टी पर हैं? हाँ, मैंने अपने कार्यालय को सूचित कर दिया। मुझे आपके कार्यालय का पता और फोन नंबर चाहिए। वो ठहर गया और मुझे बताया, बिना शहर मत छोड़ो, ठीक है? मैंने उसे वही दिया जो वह चाहता था और होटल लौट आया। जैसे ही मैंने गली के कोने में एक मोड़ लिया, मैंने देखा कि वह हमारे पड़ोसी के घर के परिसर में प्रवेश कर रहा था। साफ था कि वो वहां मेरे और वनाजा के बारे में पूछताछ करने जा रहा था। कुछ ही देर के बाद मैं वापस अपने होटल के कमरे में था। मैंने ऑर्डर करके नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया, क्योंकि मैंने रात से ही कुछ नहीं खाया था। खाना खाकर मैं बिस्तर पर पसर गया और फिर से सोचों में डूब गया। अगले दिन शाम के 6:30 बज रहे थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। अंदर आइए। इंस्पेक्टर जेम्स को देखकर मैं हैरान रह गया। ओह, आप हैं? मुझे लगा कि रूम सर्विस है। मैंने अभी कॉफ़ी ऑर्डर की है, क्या आप लेंगे? हाँ जरूर, चीनी के बिना। थोड़ी देर बाद हम गर्म कॉफ़ी की चुस्की ले रहे थे। आनंद कौन है? मैंने गौर से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। आनंद? जी, वो दफ्तर में मेरे साथ काम करने वाला एक सहयोगी है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या वह आपका अच्छा दोस्त है मिस्टर रंजीत? हम एक ही कार्यालय में काम करते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। तो वह आपका पारिवारिक मित्र नहीं है? नहीं। आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था जब वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। अंत में इंस्पेक्टर ने चुप्पी तोड़ी। उसने मुझसे आगे जो कहा वो किसी बम विस्फोट से कम विनाशकारी नहीं था। अपने आप को संभालो मिस्टर रंजीत, इंस्पेक्टर ने कहा। मुझे लगता है कि आपके साथ दफ्तर में काम करने वाले आनंद का आपकी पत्नी के साथ संबंध था। मैं अवाक मुंह खोले इंस्पेक्टर को देखता ही चला गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आप क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं चीख पड़ा। हमारी जांच पड़ताल से तो यही सामने आया है कि आपकी पत्नी वनाजा और आपके साथी आनंद के बीच संबंध था। काफी दिनों से चल रहा था उनके बीच का चक्कर। सर, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, उसकी हत्या कर दी गई। आप उसका इस तरह अपमान नहीं कर सकते। मैं चिल्लाया। शांत हो जाओ मिस्टर रंजीत। उन दोनों को एक साथ बहुत सी जगहों पर देखा गया था, पार्कों, रेस्टोरेंट, मॉल और फिल्मों में। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो मुझसे प्यार करती थी। मुझे खेद है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। इंस्पेक्टर ने मेरे कंधे पर एक सांत्वना का हाथ रख दिया और जब उसने देखा कि मेरा सर नीचे हो गया था और मैं अपने आंसू पोंछ रहा था, वो मेरे कंधे को थपथपाकर मुझे शांत करने लगा। क्या आप इसे पहचानते हैं कम से कम? इंस्पेक्टर ने एक जिप लॉक बैग दिया जिसमें स्टील बॉडी का क्रॉस बॉल पॉइंट पेन था। उस पर खून के धब्बे थे। ये परिचित लग रहा था। क्या आप इसे पहचानते हैं? उसने दोहराया। ये परिचित लग रहा है, मुझे देखने दो। मैंने उसे अपने हाथ में लिया, करीब से देखा और चौंक गया। उस पर आनंद नाम बारीक अक्षरों में उकेरा गया था। मैं जानता था कि वो आनंद का ही बैग था, लेकिन मैं असमंजस में था कि
उस बैग का मेरी पत्नी की हत्या से क्या संबंध था? हाँ इंस्पेक्टर, ये आनंद का है। तुम्हें ये कहां से मिला? ये छोटा सा बैग तुम्हारी पत्नी के शरीर के नीचे मिला हमें, बिस्तर पर खून से सना हुआ। इंस्पेक्टर ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा। वो कभी उस छोटे से बैग को और कभी मेरे चेहरे को देख रहा था। मैं तो बहुत ही परेशान हो गया था। ये बैग वहां कैसे पहुंच गया? कुछ ही सेकंड में मुझे अपने प्रश्न की मूर्खता का एहसास हुआ, क्योंकि इंस्पेक्टर अब मुझे घूर कर देख रहा था। मैंने भी इंस्पेक्टर की आंखों में देखकर पूछा, क्या इसका मतलब है संघर्ष के दौरान ये छोटा सा बैग वहीं गिर गया हुआ? हाँ, इसके कारण ही अब हमें यकीन है कि उस रात को आनंद तुम्हारी पत्नी के बेडरूम में था, इंस्पेक्टर ने कहा। अब क्या इंस्पेक्टर? आप देखेंगे, उसका गूढ़ उत्तर था। हम कई मिनट तक चुप रहे। तो आप अपनी पत्नी और आनंद के बीच चल रहे अफेयर के बारे में नहीं जानते? हाँ, मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता था। मेरी पत्नी और आनंद, मैंने कभी... क्या आपको यकीन है? जी बिल्कुल। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मैंने कभी भी उन दोनों को मेरी गैर मौजूदगी में साथ साथ नहीं देखा था। काफी देर तक पूछताछ चलती रही। अगले दिन इंस्पेक्टर जेम्स द्वारा भेजी गई जिप्सी जीप से मैं थाने पहुंचा। आप मुझसे मिलना चाहते थे इंस्पेक्टर? लीजिए, मैं आ गया हूं। पूछिए जो पूछना। बैठ जाओ। हम आनंद को ले आए हैं। हमारे इंस्पेक्टर उससे पूछताछ कर रहे हैं। वो कहाँ है? वो कुतिया का बच्चा कहाँ है? मैं चीखा। मैं गुस्से में जल रहा था। मेरी नजरें थाने में आनंद को तलाशने लगी। शांत। ये एक पुलिस स्टेशन है। इंस्पेक्टर जेम्स कुछ पल के लिए रुका, शायद मुझे शांत करने के लिए। मेरे साथ आओ। इंस्पेक्टर जेम्स मुझे पूछताछ कक्ष में ले गया। यह एक अच्छी तरह हवादार कमरा नहीं था। छत से लटका एक नग्न 1000 वाट का बल्ब कठोर प्रकाश का एकमात्र स्रोत था। एक मध्यम आकार की लकड़ी की मेज के एक तरफ 2 सब इंस्पेक्टर बैठे थे। एक थका हुआ दिखने वाला और बुरी हालत में आनंद विपरीत दिशा में एक स्टील की कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ पीछे हथकड़ियों में बंधे हुए थे। साफ दिख रहा था कि पूछताछ के दौरान आनंद की अच्छी खासी पिटाई हो चुकी थी। मैं धड़ल्ले से उस पूछताछ कक्ष में घुसा। आनंद को उसकी गर्दन से पकड़ लिया, उसे जोर से हिलाया और चिल्लाया, अरे कमीने, तुमने उसे मार डाला। क्यों? मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। बता, तूने मेरी पत्नी की हत्या क्यों की? बड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर जेम्स और एक सब इंस्पेक्टर ने मुझे आनंद से अलग किया और घसीट कर ले गए। मैं कोने में कमजोर सी बहुत पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर हांफने लगा। मैं तब भी आनंद को घूर रहा था। अचानक मैं फिर से चिल्ला उठा, क्यों? तुमने वनाजा को क्यों मारा? आनंद वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में नमी थी। अपने गले को पीछे से मलते हुए उसने कर्कश स्वर में कहा, मैंने उसे नहीं मारा। मेरा विश्वास करो रंजीत, मैंने नहीं की भाभी की हत्या। तुम मेरा विश्वास करो, क्यों नहीं कर रहे हो? मैं निर्दोष हूं रंजीत। कुछ दिन बीत गए जिस दौरान इंस्पेक्टर जेम्स के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आनंद से गहन पूछताछ की। जबकि आनंद ने मेरी पत्नी के साथ संबंध होने की बात कबूल की, लेकिन उसने कहा कि उसने उसे नहीं मारा था। इंस्पेक्टर ने एक कुर्सी को इशारा किया और मुझे बैठने को कहा, और फिर उसने मुझसे कहा, आनंद कहता है
कि वो उस शाम तुम्हारे घर के पास कहीं नहीं था रंजीत। दूसरी ओर उसके पास कोई उद्देश्य भी नहीं है हत्या करने का। वो कहता है कि वह उस रात को घर पर टीवी देख रहा था। क्या आप ये सोच रहे हैं इंस्पेक्टर के आनंद को हत्या का कबूलनामा चांदी की थाली पर रखकर आपको दे देगा? मैंने गुस्से से इंस्पेक्टर को कहा, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है मिस्टर रंजीत, हम अपना काम पूरी योग्यता से कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जेम्स ने भी गुस्से से कहा और मेरी तरफ घूरकर देखा। मुझे क्षमा करें इंस्पेक्टर, मैं पूरी बात से स्तब्ध हूँ। हत्या, उनका अफेयर और मेरे दोस्त आनंद की संलिप्तता। मैं समझता हूँ रंजीत, मैंने इंस्पेक्टर से कहा। उसका क्रॉस बॉल पॉइंट पेन, वो इसके बारे में क्या कहता है? अपराध स्थल पर कैसे पाया गया उसका छोटा सा बैग और वो पेन? वो कहता है कि वह नहीं जानता कि वो छोटा सा बैग और पेन वहां कैसे पहुंचे। उसका कहना है कि वो छोटा सा बैग और पेन उसके दफ्तर की मेज से किसी ने गायब कर दिए थे। एक पुलिस कांस्टेबल ने कमरे में प्रवेश किया और इंस्पेक्टर जेम्स को कुछ फुसफुसाया। क्षमा करें रंजीत, मुझे जाना है, हमारे पास वारंट है, हम आनंद को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगली सुबह खबर ने सुर्खियां बटेरी। जब मैं पुलिस स्टेशन में उनसे मिला तो इंस्पेक्टर जेम्स बहुत व्यस्त थे। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग रंजीत, कृपया एक क्षण बैठ जाओ। उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर से लंबी बात की, जिसने ध्यान से सुना, सिर हिलाया और चला गया। हमें उसे निर्धारित समय के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मुझे बताओ कि आप कैसे हैं? मैं इस सबसे तबाह हो गया हूं इंस्पेक्टर। क्या तुम्हारे माता पिता आए हैं? हाँ, कल। वे सदमे में हैं और इस पर विश्वास नहीं कर सकते। ये सुनकर खेद हुआ। आनंद के घर में हमें सोने का एक छोटा लॉकेट मिला। क्या सोने का लॉकेट? देखे कि क्या यह आपकी पत्नी का है? उसने मेरे सामने टेबल पर एक छोटी सी थैली रखी। इसमें एक गोल्डन लॉकेट था। हाँ, मैं उत्साह से चिल्लाया, ये वजाना का है। आप कहते हैं कि ये आनंद के घर में मिला था? अंदर नहीं, बल्कि लॉन पर, घास से आधा छुपा हुआ। लेकिन ये वहां कैसे पहुंचा? इंस्पेक्टर ने समझाया, मेरी थ्योरी सुनो। हमने स्थापित किया है कि उसका आपकी पत्नी के साथ संबंध था। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को वो आपके घर जरूर गया होगा। जब आप सिनेमा गए हुए थे तो आपके पड़ोसी ने आपके घर में किसी को प्रवेश करते देखा था। याद रखें, दरवाजा जबरदस्ती खुला नहीं था। इसका मतलब है कि वनाजा ने दरवाजे को खोला था। वह किसी अजनबी के लिए तो दरवाजा नहीं खोलती। ठीक कहा ना मैंने? बाद में क्या हुआ हमें नहीं पता। उनके बीच बहस हुई होगी, कहा सुनी हुई होगी और उसने उसके सर पर पाइप से वार किया होगा। रुको इंस्पेक्टर, क्या? पाइप कहां से आया? याद रखें कि हमारे घर में यह पाइप नहीं था। हाँ, वह इसे अपने साथ ले गया होगा। इसका मतलब है कि अपराध पूर्व नियोजित था। कमीना आनंद उसे मारने के इरादे से वहां गया था। लेकिन क्यों? वाह 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 वाह, उस पर आ रहा हूं, खुद को संभालो। हमारी पूछताछ से पता चला कि दोनों को मॉल, रेस्टोरेंट, फिल्मों और पार्कों में एक साथ देखा गया था। कुछ गवाहों ने उन्हें बहस करते देखा था। देखो, दोनों के बीच कुछ तनाव चल रहा था। हम इसके मूल कारण का पता लगाएंगे। ये एक मकसद स्थापित करता है। ऐसा लगता है दोनों के बीच अनबन हो गई थी। शायद वह दोषी महसूस कर रही थी। हो सकता है कि पैसे का मामला भी हो। उसके पास मकसद और अवसर था। उसने शैतानी योजना को अंजाम दिया। उसने इसे एक डकैती की तरह दिखाने की कोशिश की, जो गलत हो गई थी, जो हत्या में समाप्त हुई थी। उसने पाइप को साफ किया। हमें उस पर उसकी उंगलियों के निशान नहीं मिले और उसे अपराध स्थल पर छोड़ दिया। राक्षस। लेकिन आनंद ने सोचा नहीं था कि कोई उसको घर के अंदर जाते हुए देख लेगा। इसके अलावा उसके लॉन में
लॉकेट का मिलना साफ दिखाता है। कहो कैसी रही हमारी जांच? आप एक महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं इंस्पेक्टर। वो क्या है? इंस्पेक्टर नाराज लग रहा था। आभूषण, गहनों का क्या हुआ? मैंने पूछा। हाँ, हमें अभी तक आभूषण नहीं मिले हैं, हम जल्द खोज लेंगे। वो उन आभूषणों को अपराध के तुरंत बाद अपने घर ले गया होगा। हड़बड़ी में एक लॉकेट फिसलकर लॉन पर गिर गया। वो चूक गया। वो कुंवारा है और अकेला रहता है, इसलिए उसकी हरकतों पर शक करने वाला कोई नहीं था उसके घर में। हो सकता है उसने गहने गिरवी रख दी हो या कहीं फेंक दिए हो। हालांकि मुझे इसमें संदेह है, ये बहुत जोखिम भरा होगा। हम आभूषण प्राप्त कर लेंगे। मैंने गहरी आह भरी। आगे क्या इंस्पेक्टर? मामला अदालत में जाएगा, आरोप तय किए जाएंगे। आप ड्रिल जानते हैं रंजीत, ये एक लंबी प्रक्रिया है। सच कहा आपने इंस्पेक्टर। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर उठकर थाने से बाहर आकर अपने होटल की तरफ चल दिया। कुछ दिनों बाद मैं थाने में कॉफी पी रहा था। हमें गहने और नकदी मिल गया रंजीत। कहाँ? मैं चिल्लाया। अनुमान लगाओ। वो मुस्कुराया। किसी जौहरी या किसी चीजें गिरवी रखने वाले साहूकार के पास? नहीं। मुझे तंग मत करो इंस्पेक्टर, मुझे बताओ कहाँ से मिले आभूषण? हमें वो आभूषण और नगद रुपए गुलाब के फूलों की एक क्यारी में दबे हुए मिले, इंस्पेक्टर ने कहा। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने एक एक घुट में अपनी कॉफी खत्म कर दी। है ना बहुत अच्छा? हमें ये चीजें उसके घर के अंदर कहीं भी नहीं मिली थी। आनंद के पास आभूषणों को बेचने या गिरवी रखने का समय ही नहीं था। लेकिन फिर भी हमने बहुत से जौहरी और गिरवी रखने वाले साहूकारों से पूछताछ की थी। हमें आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर मैंने सोचा कि उसने वो चीजें किसी ऐसी जगह छुपाई होंगी जहां वो आसानी से पहुंच सकता था। तभी मैंने अपने सिपाहियों को उसके बगीचे और लॉन में खोजने को कहा। उनको गुलाब के फूलों की एक क्यारी मिली। मिट्टी को देखकर साफ लग रहा था कि उस क्यारी को कुछ समय पहले ही खोदा गया था। हमने वहां खोदा तो गहने और पैसे मिट्टी के नीचे दबे हुए मिल गए। बधाई हो इंस्पेक्टर, मैंने कहा। अब क्या? आपको गहनों की पहचान करनी होगी। औपचारिकताएं पूरी हुई, मैं चला गया। कहने के लिए और क्या बचा है? 2 सप्ताह के बाद मैं काम पर लौट आया। सहानुभूति थी। मेरे दोस्त से हाथ मिलाए और बहुत सारे गले मिले। मेरे बॉस ने सराहना की कि मैंने फिर से काम पर आना शुरू कर दिया था। रंजीत, दुख से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है जब भी आपका मन करे मुझसे बात करें, उन्होंने कहा। जीवन फिर से नियमित ढंग से चलने लगा और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे पत्नी की याद धूमिल होने लगी। 2 साल बीत गए। वो मेरी पत्नी की हत्या के मामले में अदालत के फैसले का दिन था। तदनुसार प्रतिवादी आनंद कुमार को पीड़ित वनादा रंजीत कुमार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। साक्षी स्टैंड में आनंद टूटी फूटी चीरफाड़ हो चुकी गुड़िया की तरह गिर पड़ा। जज ने लकड़ी का हथौड़ा मेज पर मारकर केस को बंद करने का आदेश दे दिया। औपचारिकताओं को पूरा करने और जेल के लंबे गंदे खराब रोशनी वाले गलियारों से गुजरने में मुझे पूरे 15 मिनट लगे। मैं एक बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद मैंने कदमों की आवाजें और हथकड़ियों की खड़खड़ाहट सुनी। मैंने अपना सर उठाया और आनंद को मुलाकात कक्ष में लोहे की सलाखों के दूसरी तरफ खड़ा पाया। उसको देखकर ही उसकी बुरी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसका चेहरा उदास था, आंखें और गाल धसे हुए थे। वह जेल में पतला हो गया था।
बहुत देर तक हम दोनों में से कोई नहीं बोला। अंत में आनंद ने कर्कश स्वर में चुप्पी तोड़ी। तुम यहां क्यों आए हो रंजीत? मैंने बोलने से पहले कुछ पल सोचा। दुबई के लिए रवाना होने से पहले मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता था आनंद। तुम नौकरी छोड़ रहे हो? हाँ, दुबई शिफ्ट हो रहा हूं स्थायी रूप से। कल सुबह जा रहा हूं। आनंद ने सिर हिलाया। तुम कैसे हो आनंद? मैं कैसा हूं? मैं जेल में कैसा हो सकता हूं? उस अपराध के लिए जीवन भर की सजा भुगता हुआ जो अपराध मैंने किया ही नहीं है। मैंने भाव शून्यता से उसकी ओर देखा। तुम विश्वास नहीं कर सकते रंजीत, लेकिन मैं निर्दोष हूं। मैंने वनाजा को नहीं मारा। हम दोनों के बीच कुछ देर का सन्नाटा रहा। मुझे पता है, मैंने कहा। शब्दों ने उसे मिसाइलों की तरह मारा। क्या? मैंने कहा मुझे पता है कि तुमने वनाजा को नहीं मारा और तुम निर्दोष हो। फिर कैसे? क्यों? वो अकलाया। क्योंकि मैंने वनाजा को मारा था, मैंने बहुत ही शांत स्वर में कहा। आनंद के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लग गई थी। वो सन्न हो गया था, किसी पुतले की तरह खड़ा मुझे देख रहा था। उसको शायद मेरे शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुमने इसकी उम्मीद तो शायद कभी भी नहीं की होगी, है कि नहीं? देखो आनंद, मुझे तुम्हारे और वनाजा के रिश्ते के बारे में कुछ महीनों पहले ही पता लग गया था। एक दोपहर को मैं सिटी सेंट्रल मॉल में अपने दफ्तर के कुछ दोस्तों के लिए लंच करने गया था। मैंने तुमको और वनाजा को पहली बार साथ साथ वहां देखा था। तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। तुम दोनों बहुत ही करीब दिख रहे थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कोई भी कह सकता था कि तुम दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। मैंने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी आंखों के सामने तुम मेरी पत्नी का हाथ थामे चले जा रहे थे। मैं वनाजा को अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता था। मैं अपनी सांस पकड़ने के लिए कुछ क्षण रुका और फिर से बोलने लगा। बाद में मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तुम दोनों अक्सर मॉल, मूवी, रेस्टोरेंट में मिलते थे। मेरी पत्नी और दोस्त द्वारा विश्वासघात अस्वीकार्य था। मैं बर्बाद हो गया था। ये मेरे प्यार और वफादारी के खिलाफ एक अपराध था। मैंने तुम दोनों को दंड देने का निश्चय किया। आनंद ने मुझे गुस्से से रोका। उसे क्यों मारा? तुम उसे तलाक दे सकते थे। चुप रहो कुतिया के बेटे, मैं गुर्राया। ये मेरे लिए न्याय नहीं होता। तुम दोनों शादी कर लेते और खुश रहते। नहीं, तलाक तो मेरे लिए और भी बड़ी यातना होती। मुझे ऐसा धोखा तो नहीं मिलना चाहिए था, जबकि मैं वनाजा के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था। मैंने उसको कितना प्यार किया तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने जो प्यार किया वो सब झूठ था, कुल विश्वासघात था। मैंने फैसला किया कि उसे दंडित किया जाना होगा, और तुमको भी। उसको सजा देकर मैं तुमको तड़पता हुआ देखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम पूरा जीवन तड़पते रहो। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया था। अब इससे बड़ी सजा तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है आनंद? मैं उसकी नम आंखों में देखकर मुस्कुराने लगा। तुम शैतानी, शैतान, तुम शैतान। रुको जब तक मैं। चुप रहो आनंद, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने इसकी सावधानी पूर्वक योजना बनाई। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारा छोटा बैग और क्रॉस बॉल पॉइंट पेन तुम्हारे दफ्तर से उठा लिए थे। फिल्म शुरू होने के कुछ देर बाद मैं पीवीआर सिनेमा से बाहर आ गया था। गेट कीपर के मेरे चेहरे को याद रखने का कोई डर नहीं था, क्योंकि एक नई फिल्म थी और भारी भीड़ थी। मैंने अपनी कार पार्किंग में छोड़ दी, एक ऑटो रिक्शा में घर गया और घर से कुछ सड़कों पहले उतर गया। घर पहुंचा, पाइप उठाया, जिसे मैंने एक बड़े फूल के गमले के पीछे छिपा दिया था। मैंने कुछ दिन पहले वो पाइप एक कबाड़ की दुकान से खरीदा था।
जब मैंने मेरे घर की दरवाजे की घंटी बजाई तो काश तुमने वनाजा के चेहरे के भाव जरूर देखे होते। मैं और वनाजा बेडरूम में गए और हमारी बहस हुई। मैंने उसके विश्वासघात को उसके मुंह पर ही खोल दिया। वो हाथ जोड़कर मुझसे माफिया मांगने लगी और बार बार कह रही थी कि वो मुझे बहुत प्यार करती। मैंने कहा कि मुझे भी दुख था, पर फिर मैंने उसकी गर्दन के पीछे एक के बाद एक कई प्रहार कर दिए। डकैती का दृश्य तैयार किया, गहने और नगद पैसे निकाले और अलमारी का सब सामान कमरे में बिखेर दिया। मैंने अपने कपड़े बदले और फिर अपने कपड़ों पर थोड़ा सा खून लगाकर घर से बाहर चला गया। फिर मैं घर से बाहर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन लॉक नहीं किया। मैंने एक और ऑटो रिक्शा लिया और तुम्हारे घर पहुंच गया। मैं तुम्हारे घर से 2 गली पहले ही ऑटो रिक्शा से नीचे उतर गया। मैंने गहने और नकदी तुम्हारी फूलों की क्यारी में दबा दिए। फिर एक और ऑटो रिक्शा लिया और पीवीआर थिएटर पहुंच गया। फिल्म खत्म होने में कुछ समय बाकी था। मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। फिल्म के बाद मैं कार में बैठा और एक निर्जन स्थान पर गया और अपने खून से सने हुए कपड़े एक गटर में फेंक दिए। मैं घर वापस आया तो करीब रात के 1:30 बजे थे। मैंने देखा कि मेरी पत्नी की हत्या हो गई थी। तुम? वो नहीं जानता था कि क्या कहना था। उसने अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ रखा था और उसके गालों से आंसू लुढ़कते। मैं चाहता था कि तुम सच जान लो और फिर जीवन भर तड़पते रहो। मैं रुका। ठीक है, अपने प्रवास का आनंद लो। आनंद? क्यों रंजीत? उसकी आवाज सिर्फ एक कर्कश फुसफुसाहट थी। कभी प्रतिशोध के बारे में सुना है? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैं अब भी करता हूं। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया था। रुको, जब तक मैंने उसको बीच में ही रोक दिया। तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। मुझे पता है कि पुलिस को शुरू में मुझ पर शक था, लेकिन उन्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे थे। मैं उठ खड़ा हुआ और हौले से मुस्कुराया। अलविदा आनंद। मैं एक चिल्लाते हुए आनंद और जेल के लोहे के दरवाजों के बंद होने की गड़गड़ाहट से दूर चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।